गरीब का मिनी मनी ट्रैक्टर। सुधाकर अनाज की बीजें खरीद कर लाता है। घर में सीता और चिंटू से वो कहता है, सुनो, इन अनाज के बीजों को संभाल कर रखना। जमींदार से पैसे उधार लेकर खरीद कर लाया हूँ ये बीज। कल खेत में ये बीज बोना है मुझे। सीता बीज की बोरी को उठाकर संभाल कर घर के एक कोने में रख देती है। दूसरे दिन सुधाकर खेत जाते वक्त बीज की बोरी उठाता है, लेकिन बीज की बोरी नीचे से फटी हुई थी और काफी सारा बीज भी कम था। तब ये देखकर सुधाकर चिल्लाते हुए कहता है, अरे सीता, कहा था ना कि संभाल कर रखने के लिए। देखो चूहों ने क्या कर दिया। हमारे लिए एक एक बीज बहुत ही कीमती है। देखो अब कितना नुकसान हो गया। अरे पर मैंने बीजें संभाल कर ही रखी थी। तुम तो हमेशा मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हो। वैसे हमारे घर में चूहे हैं कहाँ? मुझे तो लगता है हमारी बीजें किसी ने चुरा ली होंगी। इस तरह सुधाकर चिल्लाकर वहां से गुस्से से कुछ बीज लेकर खेत में चला जाता है। दूसरे दिन फिर से बीज कम हो जाते हैं। तब चिंटू सोचता है, अरे ये कौन सा चूहा है जो हमारे बीज चोरी कर रहा है। अब तो उसे पकड़ना ही होगा। ये सोचकर चिंटू उस रात चूहे पकड़ने वाला चिमटा लेकर आता है। वो चिमटे पर कुछ बीज रख देता है और रात भर चिमटे पर नजर रखता है। तभी वहां पर दो लिलीपुट आते हैं। वो दोनों लिलीपुट अनाज की बीजें अपनी बोरी में भरते रहते हैं। एक लिलीपुट चिमटे पर रखे बीजों को उठाने जाता है, तब वो उस चिमटे में फंस जाता है और जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर चिंटू उन दोनों से कहता है, अच्छा तो वो हो तुम चूहे जो हमारे बीजे चुरा रहे हो। तुम्हारी वजह से पिताजी ने माँ पर गुस्सा किया। तुम्हारी तो यही सजा होनी चाहिए। फंसे रहो अब उसी चिमटे में। ये सुनकर एक लिलीपुट कहने लगता है, प्लीज मेरे भाई को इस चिमटे से निकालो। बेचारा वो मर जाएगा। उसे बचाओ प्लीज। उसकी ये बात सुनकर चिंटू को भी उस पर दया आती है। तब चिंटू उस लिलीपुट को चिमटे से बाहर निकालता है। चिंटू लिलीपुट के जख्म पर मरहम लगाता है और कहता है, अरे पर तुम दोनों यहाँ कैसे आए और तुम कहाँ रहते हो? हमारे अनाज के बीज लेकर तुम क्या करना चाहते हो? वो दोनों लिलीपुट चिंटू को लेकर अपनी दुनिया में जाते हैं। लिलीपुट की दुनिया में कुछ लिलीपुट अनाज की खेती कर रहे थे। उनके पास एक मिनी मनी ट्रैक्टर भी था। ये सब देखकर तो चिंटू और भी चकित हो जाता है। तब एक लिलीपुट कहता है, चिंटू, हम सारे लिलीपुट यहाँ खेती करके अपना गुजारा करते हैं, लेकिन कुछ दिन हमारी वजह से हमारे सारे खेतों में आग लग गई। इसलिए हमारी मुखिया ने सजा के तौर पर हमें कहीं से बीज लाने की जिम्मेदारी दी। अच्छा, और तुम दोनों ने हम गरीब का ही घर चुना बीजों के लिए। जाना ही था तो उस जमींदार के घर जाते ना। और तुम्हारे यहाँ तो इतने सारे मनी ट्रैक्टर है, तुम उन पैसों से खरीदते ना बीज। अरे चिंटू, हम ऐसे ही किसी के सामने नहीं आते और हमें क्या पता कि कौन गरीब और कौन अमीर है। लेकिन हाँ, अगर तुम हमारी मदद करो तो हम तुम्हें ढेर सारा पैसा और ये मिनी मनी ट्रैक्टर भी देंगे। चिंटू लिलीपुट को अनाज की बीजें लाकर देता है और उसके बदले लिलीपुट भी चिंटू को मिनी मनी ट्रैक्टर दे देता है। वो मिनी मनी ट्रैक्टर लेकर चिंटू अपने घर जाता है और अपने माँ बाप को दिखाता है। गांव में ऐसे ट्रैक्टर को देखकर सारे लोग चकित हो जाते हैं। चिंटू अनाज की बीज खरीदकर अपने खेत जाता है और उस मिनी मनी ट्रैक्टर से खेतों में बीज बोने लगता है। तब सुधाकर कहता है, अरे बेटा, आखिर तुम हमें बताते क्यों नहीं कि ये मिनी मनी ट्रैक्टर तुमने आखिर कहाँ से लाया? तब चिंटू सुधाकर को लिलीपुट वाली सारी बात बताता है और उनसे वादा भी लेता है कि वो इस बारे में किसी को ना बताए। सुधाकर उस मिनी मनी ट्रैक्टर से खेतों का काम करने लगता है। देखते ही देखते सुधाकर को फसल भी बहुत अच्छी मिलने लगती है, जिसे बेचकर सुधाकर जमींदार का उधार चुका देता है। इस तरह चिंटू अब कभी कभी उस मिनी मनी ट्रैक्टर से अपने दोस्तों के साथ स्कूल भी जाने लगता है। अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस। रामू एक लकड़हारा था। वो रोज लकड़ियां तोड़ने जंगल जाता और उसे बेचकर अपना घर चलाता था। एक बार वो लकड़ियां तोड़ ही रहा था कि उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं और वो सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो इसे छुपते हुए जा रहे हैं? और ये क्या, ये तो जमीन के अंदर जा रहे हैं, वो भी सुरंग से। ये सोचकर रामू भी सुरंग से उनके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड में जाता है। उसे वहां एक मनी हाउस दिखाई देता है। वो सारे आदमी उस मनी हाउस में जाकर बातें करने लगते हैं। तब रामू उनकी बातें चुपके से सुन लेता है। तभी एक आदमी जिसका नाम कल्लू रहता है, वो बिल्लू नाम के आदमी से कहता है, अरे बिल्लू, कल हमें एक और बैंक में डाका डालना है।
सारे आदमियों को बैंक लूटने का प्लान अच्छे से समझा देना। हाँ, कल की तैयारी तो बिल्कुल अच्छी से हो गई है। कल लंबा हाथ जो मारना है। ये बात सुनकर रामू समझ जाता है कि वो लोग डाकू है, इसलिए रामू डर के मारे वहां से भाग जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। दूसरे दिन बैंक में डाके की बात न्यूज में फैल जाती है। रामू को पता रहता है, लेकिन वो डर के मारे पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट नहीं करता। ये बात उसके मन को खाई जाती है। वो थोड़ा चिंतित रहने लगता है। तभी उसका दोस्त मदन उससे कहता है, क्या बात है रामू, 2 दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम किसी बात में खोए हुए हो। क्या बात है जो तुम्हें खाए जा रही है? अरे मदन, क्या बताऊं यार, मुझे तो सोच कर भी डर लग रहा है। अरे किस बात का डर, तुम कहो तो सही। अरे 2 दिन पहले बैंक में जो डाका पड़ा था, उन सब के बारे में मुझे पहले से ही पता था, और बैंक का सारा पैसा कहाँ है ये भी मुझे पता है। रामू मदन को डाकुओं के बारे में सब बताता है और उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस के बारे में भी। तब मदन कहता है, अरे इतनी बड़ी बात है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। चलो हम एक बार उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाकर आते हैं। रामू बार बार उसे मना करता है, पर मदन जिद करके उसे वहां लेकर ही जाता है। दोनों भी मिलकर उस अंडरग्राउंड सीक्रेट मनी हाउस में जाते हैं। पैसों से बने हुए उस घर को देखकर मदन के मन में लालच आता है और वो कहता है, अरे रामू, पैसों का घर है ये तो बड़ा ही अद्भुत है। चलो हम यहाँ से कुछ पैसे उठाकर ले जाते हैं। अरे नहीं नहीं मदन, ये चोरी करना होता है। हम ऐसे पैसों को हाथ नहीं लगा सकते, और तुम भी पैसे मत लो। चलो यहाँ से जल्दी, नहीं तो वो डाकू आ जाएंगे। अरे रामू, डाकुओं के यहाँ डाका डाले तो उसे चोर नहीं कहते। इन पैसे से तो हमारे गरीबी के दिन निकल जाएंगे। और हाँ, तुम भी कुछ पैसे ले लो, तुम्हारे माँ का भी तो इलाज करना है तुम्हें। रामू को उस वक्त अपनी माँ की याद आती है। माँ के बीमारी का इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा होने के कारण वो अपनी माँ का इलाज ही नहीं कर पा रहा था। बस इस बात के लिए रामू वहां से जरूरत के हिसाब से पैसे ले लेता है और मदन एक बोरी भरकर। तब रामू मदन से कहता है, अरे मदन, तुमने इतने सारे पैसे क्यों लिए? ये अच्छी बात नहीं है मदन, लालच में मत आओ। डाकुओं को पता चल जाएगा तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इस तरह रामू मदन को बहुत समझाता है, लेकिन मदन उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चले जाते हैं। रामू उन पैसों से माँ का इलाज करवाता है तो मदन अपने लिए नया घर बनवाता है और नई कार भी खरीदता है। मदन अब समय समय से अंडरग्राउंड सीक्रेट हाउस से पैसे चुराने लगता है और आराम की जिंदगी बिताता है। उस वजह से डाकुओं को शक होने लगता है। तब कल्लू कहता है, अरे बिल्लू, कुछ तो गड़बड़ है हमारे सीक्रेट मनी हाउस में। कोई तो है इस सीक्रेट मनी हाउस से पैसे चुरा रहा है। बिल्लू, तुम जल्दी से उस आदमी का पता लगाओ। बिल्लू गांव में जाकर छानबीन करने लगता है। गांव के हर इंसान पर वो नजर रखने लगता है। ऐसे में एक बार उसे मदन के जल्दी से अमीर बनने की बात पता चल जाती है और एक दिन बिल्लू उसे अंडरग्राउंड हाउस में भी जाते हुए देखता है। बिल्लू ये सारी बात कल्लू को बताता है। उस रात सारे डाकू मिलकर मदन के घर पर चले जाते हैं। रामू भी डाकुओं को मदन के घर जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या, डाकू और मदन के घर पर? नहीं नहीं, आज मुझे हिम्मत करके पुलिस के पास जाकर सारा सच बताना ही होगा, नहीं तो मेरे दोस्त की जान खतरे में आ जाएगी। इस तरह रामू भागते हुए पुलिस के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है और उन्हें लेकर मदन के घर पर आ जाता है। उधर डाकू मदन को खूब मार रहे थे कि तभी पुलिस वहां जाकर डाकुओं को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस डाकुओं के साथ मदन की भी संपत्ति को जब्त कर लेते हैं और रामू को डाकुओं को पकड़वाने का इनाम देते हैं। तब मदन रामू से कहता है, अरे रामू, तुम ना होते तो आज मैं जिंदा नहीं होता। मेरी लालच की वजह से आज मैं उसी जगह आ गया जहां पहले था, और तुम हो कि तुम्हें इनाम मिला। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे मदन, मैंने तो तुम्हें पहले ही समझाया था कि लालच बुरी बला है, लेकिन चलो, देर से ही सही बात तुम्हारे ध्यान में तो आई। अब हम मेहनत करके काम करेंगे। इस तरह मदन के जेल छूटने के बाद से दोनों भी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगते हैं।